साथियों, आज का विषय बड़ा गंभीर है और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में युवाओं के साथ हर एंगल से धोखा होता हुआ चला गया है, आज उसी विषय को लेकर गोवा में एक नौकरियों का स्कैंडल सामने आया है। पूरी तरह से कैश फॉर जॉब स्कैम गोवा का सामने आया है। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और हालत यह है कि जब भी युवाओं के मामले में कोई भी पेपर लीक का मामला आता है, कोई भी पेपर लीक के साथ साथ जॉब्स का घोटाले का मामला सामने आता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के विधानसभा का घोटाला हो, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, चाहे 22 पेपर लीक होना गुजरात का मामला हो, चाहे एसएससी के पेपर का 2017 का मामला हो, और चाहे यूपीएससी के घोटाले सामने आते हों जिसमें फेक कागजों के माध्यम से जिस तरह से आईएएस लोग बनते हैं और चेयरमैन फिर आईएएस बनाने वाले जो यूपीएससी संस्थान के हैं वो तुरंत रिजाइन करके छोड़ के भाग जाते हैं, चाहे वो नीट का घोटाला हो और चाहे कल जो इलाहाबाद में युवाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ हो, इसमें सब में एक कॉमन चीज मिलती है कि इन सब घोटालों के कहीं ना कहीं तार बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने नीट का इतना बड़ा घोटाला देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तमाम लोग अरेस्ट हुए, लेकिन उसके बाद वो मामला अचानक गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्यों नहीं हुआ, मीडिया के साथियों ने उसको क्यों नहीं लिया, ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं। आज एक नया मामला सामने आया है जो कम से कम 1000 से ज्यादा जो नौकरियां 2019 से लेकर 2024 तक हुई हैं गोवा के अंदर, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों करोड़ का गबन घोटाला स्कैम इस पूरे कैश फॉर जॉब स्कैम में हुआ है। इसके अंदर अभी पिछले कुछ दिनों में जब तमाम परतें खुलने लगी तो अभी तक 20 एफआईआर लगभग हो चुकी हैं, 12 नॉर्थ गोवा में और 8 साउथ में। और मीडिया के माध्यम से जो खबरें पता चल रही हैं कि लगभग 19 लोग इसमें अभी तक अरेस्ट हुए। साथियों, 2019 में गोवा का पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एक्ट आता है। उस एक्ट को पोस्टपोन करने के लिए उसमें लूप होल्स निकालने के लिए उसको लागू नहीं किया जाता है। उसमें 2 बार अमेंडमेंट किया जाता है, 2023 में और 2024 में। ये दोनों अमेंडमेंट्स की कॉपीज हैं ताकि एक्ट जो है वो लागू ही ना हो। एक्ट में आप अमेंडमेंट करते रहिए, रिपील करते रहिए उसको, ताकि आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशन है गोवा का, जिसके लिए हमने 2022 के अपने मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस किया था कि सारी की सारी भर्ती हम गोवा में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करेंगे, उसमें आप बदलाव इस तरह से करते हैं ताकि अधिकारियों को, नेताओं को, जो लोग इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उनको किसी तरह से बचाया जा सके। जब एक्ट 2019 में आया तो उसको 5 साल तक क्यों नहीं लागू किया, और लागू भी किया तो उसमें फिर अमेंडमेंट्स की गुंजाइश क्यों छोड़ी। और अमेंडमेंट भी उसके अंदर ऐसे किए गए कि 2022 से पहले जितने एडवर्टीजमेंट या प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं उनके ऊपर यह एक्ट लागू नहीं होगा। इसी तरह का बिल संसद में भी आया था, याद होगा आप लोगों को। नीट घोटाला जो हुआ उस समय पर खूब चर्चा में आया कि एक बिल पास हुआ लेकिन उसको लागू नहीं किया गया।
संसद में जो चीज करते हैं वही तमाम इनकी अपनी विधानसभाओं में भी वैसा ही करते हैं। एक्ट आएगा लेकिन उसको लागू नहीं करेंगे। अब जब ये तमाम घोटाले सामने आए पिछले कुछ दिनों से, तो गोवा की हमारी पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, गिरीश जी, इनके साथी जो अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं अमित पाटकर जी, और तमाम कांग्रेस के लोगों ने इस विषय को जोर शोर से उठाया कब? कि जब सब चीजें सामने आ गई और जांच के नाम पर लीपापोती शुरू हो गई, ऑडियो क्लिप्स तक आ गई। ऑडियो क्लिप में एक महिला हैं जो लेन देन की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि मेरे ऊपर अधिकारियों से, नेताओं से संबंध हैं। वो लेडी भी अरेस्ट है। उसमें लगभग 4 करोड़ के किसी लेन देन की बात भी आई है। लगभग 44 लोगों से एक मुश्त किसी ने पैसा भी लिया। किस दबाव में 25 लाख रुपया वापस हो गया, चेक बाउंस हुए। कुल मिलाकर यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से गोवा का व्यापम सामने आया है। वही मोडस ऑपरेंडी है, सेम जो व्यापम मध्य प्रदेश में थी। पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग मिलेंगे, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, नेता मिलेंगे बीजेपी के नेताओं से लिंक मिलेंगे, पैसे के लेन देन होंगे। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि 2019 के बाद जो जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें प्रोसेस स्कैम है, सही प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है। हमारा आरोप है कि जब जांच हो तो आंसर शीट्स जितनी गई हैं, आंसर शीट्स में हेरा फेरी, फेरबदल या कोई और कांड तो नहीं हुआ है। रिजल्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन, इनको किसी स्टेज पर बदला तो नहीं गया है। यही मोडस ऑपरेंडी क्योंकि व्यापम में होता था मध्य प्रदेश में, आज हालत यह है कि जिन लोगों का नाम इस गोवा के कैश फॉर जॉब स्कैम में आ रहा है, सुसाइड शुरू हो गए। एक व्यक्ति 51 वर्ष के थे, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, जैसे ही उनका नाम आया पिछले कुछ दिनों में सुसाइड हुआ, उन्होंने सुसाइड किया। व्यापम में भी यही होता था। सीबीआई के अधिकारी जांच करने जो जाते थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए मिलते थे। तो ये व्यापम जैसा घोटाला गोवा में पर दर पर परत खुलता जो चला जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एक ही चीज है जो बीजेपी और आरएसएस की हमेशा से एक तरीका रहा है, डिनाई, डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट। डिनाई करते आ रहे थे, कुछ दिनों से डाइवर्ट कर रहे थे इश्यूज को, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसमें ये नहीं है। अब मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट भी करना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य यह है कि जो तमाम बीजेपी के लोग हैं जो इसके अंदर अरेस्ट हुए हैं, उनके फोटोग्राफ्स तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ हैं। ऑडियो क्लिप्स भी आ रही हैं। ऑडियो क्लिप में किसी विश्वजीत का नाम भी आ रहा है। अब हम तो ये नहीं कह रहे कि वो विश्वजीत राणे ही हैं या कोई और हैं। ये क्लैरिफाई तो पुलिस विभाग कर सकता है या वो महिला जो अरेस्ट हुई है वो कर सकती है। महिला मोर्चे की इंचार्ज जो हैं गोवा की, वो स्वयं वहां की मुख्यमंत्री की पत्नी है, जिनका नाम है सुलक्षणा सामंत। वो महिला मोर्चे की बीजेपी की इंचार्ज बताई जाती हैं और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसी ही खबर है। यहां पर एक लेडी आती हैं, श्रुति प्रभुगांवकर, ये अरेस्ट हुई। ये बीजेपी की महिला मोर्चे की एक विधानसभा की अध्यक्ष
अब बीजेपी वाले तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि साहब पहले थी, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थी, जो भी कह रहे हो। इनके तमाम नेताओं के साथ फोटोग्राफ भी मिलते हैं। अब सवाल खड़े होते हैं कि ये महिला इतनी बड़ी बड़ी बातें किसके बिहाफ पर कर रही थी, किस अधिकारी का, किस नेता का संरक्षण प्राप्त था। अब जांच हो रही है साहब, जांच बहुत होती है। यूपी में एसआईटी बहुत बनती है, साउथ में जहां जहां इनकी सरकारें, वेस्ट में, वहां जांच बहुत होती है। यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी, आज तक एक का रिजल्ट नहीं आया। जांच कौन कर रहा है? गोवा पुलिस। गोवा पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्री के। और गृह मंत्री कौन है? जो मुख्यमंत्री हैं। और सवालों के घेरे में कौन है? बीजेपी के तमाम जुड़े हुए लोग और स्वयं उनकी पत्नी, वो सवालों के घेरे में है। ये पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या इनकी रिक्रूटमेंट, जो महिला मोर्चे की आरोपी मिली है श्रुति प्रभुगांवकर, इनकी रिक्रूटमेंट किसने की थी और ये किसके बिहाफ पर नौकरियां देने की बात करती। ये गोवा का व्यापम पार्ट 2 वहां पर चल रहा है और पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है, जैसा कि बीजेपी हमेशा से युवाओं के साथ ठगी करती है, युवाओं के मुद्दों से दूर भागती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है। जांच के नाम पर लीपापोती, अमेंडमेंट में एक्ट, मुख्यमंत्री की साहब की नीयत पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया वो किसके कहने पर किया गया? वो अमेंडमेंट जो आया कैबिनेट से पास होकर, उसके मुखिया तो आप ही थे मुख्यमंत्री महोदय। वो किसको बचाने के लिए किया गया कि 2022 तक को बचाइए पहले, फिर बाद में देखेंगे आगे का। एक और अमेंडमेंट ले आएंगे, फिर 24 तक वालों को बचा देंगे। ये एक युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तमाम लोगों के जो नाम आ रहे हैं, एक दीपाश्री सावंत करके नाम आ रहा है, जो कंप्लेनेंट हैं संदीप परब, उन्होंने पूरी मारडोल पुलिस स्टेशन में लिस्ट दी है, कहां कहां से क्या उगाई हुई है, क्या हुआ है। हमारे 2 लोग गए पुलिस स्टेशन एफआईआर की कॉपी लेने, उनको एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी कि भाई हम भी लिस्ट पढ़ लें जरा क्या क्या है, कौन कौन है। उसमें कहा गया है कि इस तरह से पैसे वापस हुए, इस तरह से चेक बाउंस हुए हैं। एक किसी पूजा नायक का भी नाम है। हमारे 2-3 सवाल हैं कि 2019 से लेकर 24 तक, पहला सवाल हमारा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट क्यों नहीं शुरू की इन्होंने। ये काम जब वहां पर कमीशन बन गया, एक्ट बन गया, तो क्या धांधली के लिए 5 साल तक आपने उस एक्ट के अधीन आकर रिक्रूटमेंट प्रारंभ नहीं की? 1000 से ज्यादा लगभग रिक्रूटमेंट हैं जो बिना पीएससी के हुई हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने की हैं। पहला सवाल हमारा, आज का स्टेटस क्या है? क्या आने वाली जो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो पीएससी के थ्रू होंगी या कोई और अमेंडमेंट तो आप नहीं लेकर आ जाएंगे? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री की पत्नी साहिबा का क्या संबंध है जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं? इस पर मुख्यमंत्री स्वयं आकर जवाब दें, दोनों सवालों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय आपके परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं आज कटघरे में है, सवालों के घेरे में। इसके बाद जांच कौन करेगा? हमारी सीधी सीधी मांग है कि एक व्हाइट पेपर आए 2019 के बाद, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट किस किस पोस्ट पर हुई, कौन कौन सी एक्सटेंशन हुई। मोदी साहब की स्टाइल में काम कर रहे हैं ये भी, एक एक अधिकारी को कई कई एक्सटेंशन देते हैं। एक चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको 3-3 एक्सटेंशन मिल चुकी। पूरा मोदी स्टाइल में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और व्यापम स्टाइल में घटनाएं घट रही हैं। व्हाइट पेपर आए 2019 से लेकर 2024 तक कितनी रिक्रूटमेंट हुई है,
क्या क्या प्रोसेस रहा है उनका, कब कब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट रहा है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहा, एग्जाम की डेट क्या रही, इंटरव्यू की डेट क्या रही, पूरा सार्वजनिक होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। दूसरा, हाई पावर्ड कमेटी, जो इंक्वायरी कमीशन है स्टेट का, उसके अधीन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के तत्वाधान में इस पूरे मैटर की जांच होनी चाहिए। वैसे तो मोदी जी की ईडी सीबीआई बड़ी तेज है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहां चुनाव होते हैं वहां भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आगे आगे चल देते हैं, इनकम टैक्स वाले सबसे आगे चलते हैं, होड़ लगी रहती है कौन जाकर क्या पहले विपक्षी दलों के साथ कार्रवाई शुरू करेगा। क्या यह मामला पूरी तरह से जो कैश फॉर जॉब है ईडी संज्ञान में लेगी उसको? क्या यह पूरी तरह से पीएमएलए का मैटर नहीं है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? यहां पर 20-20 एफआईआर हो गई हैं। ईडी वाले कहते हैं साहब हम नए केस को नहीं लेते, पहले एफआईआर होनी चाहिए, अब तो 20-20 एफआईआर हो गई हैं, ऑडियो क्लिप्स भी सामने आ रही हैं, सब कुछ सामने। लेकिन ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सब खामोश बैठे। मैं पुनः अपनी बात को दोहराते हुए समापन करूंगा। एक व्हाइट पेपर आए, कौन कौन सी जॉब्स लगी, क्या क्या प्रोसेस था, क्या डेट था। दूसरा, हमारी डिमांड है कि हाई पावर्ड कमेटी, जिसको हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हेड करें, वो जांच करे इसकी। और तीसरा, मोदी साहब की जांच एजेंसियां जो हैं वो जाकर त्वरित कार्रवाई करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। व्यापम की तरह और लोग इसके कटघरे में आएंगे जब जांच होगी, कहीं और सुसाइड और तमाम चीजें देखने को ना मिलें। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करना चाहती है। मीडिया के साथियों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये विषय युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर आप हमारा साथ दें ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। अब इस विषय से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हैं, सादर आमंत्रित हैं। मैं गिरीश भाई से कहूंगा कि अगर वो कोई चीज ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड करें। थैंक यू आलोक जी। आलोक जी ने बहुत विस्तार से पूरी चीज़ें सामने लाई हैं। तो मुख्यमंत्री का इसमें जो रोल आलोक जी ने बोला कि 2019 में जो एक कमीशन बना, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। एक्ट फोर्स में आता है और बाद में दो अमेंडमेंट लाके एक साल का एक्सटेंशन देते हैं। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? ताकि इस लॉ को रिपील करते हैं और डिपार्टमेंट को पावर देते हैं, बल्कि डिपार्टमेंट इसको रिक्रूट करे, क्वेश्चन पेपर डिपार्टमेंट सेट करे, आंसर पेपर डिपार्टमेंट करेक्ट करे, इंटरव्यू डिपार्टमेंट ले, ताकि ये पूरा प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज करे। अभी मुख्यमंत्री के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं कि उन्होंने एक्ट को लागू किया। अगर मुख्यमंत्री इसका क्रेडिट लेना चाहता है कि इस एक्ट को उन्होंने लागू किया, तो 2019 से 2024 तक जो पूरी रिक्रूटमेंट हुई है वो इस एक्ट के अंडर क्यों नहीं हुई? एक कमीशन ने उसको रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया? तो पहले दायरे में जो आता है वो गोवा का मुख्यमंत्री आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये सब फैसिलिटेट किया है डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए हर नौजवान को गोवा के जिनको जॉब नहीं मिला है, और जिसको भी जॉब मिला है ऐसा लगता है कि सबने पैसा लेके ही सबको जॉब मिला है। जिसको जॉब नहीं मिला है वो आज पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर रहे हैं। हमने 2020 से मेरे साइन से हमने पूरी लेटर सरकार को दी, पुलिस को दी कि इसके कैसे कैसे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से पैसा लेन देन होता है, कैसे इसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कैसे आंसर पेपर स्टूडेंट्स को देते हैं, करेक्शन करके मार्क्स भी बढ़ते हैं। काफी मिनिस्टर्स के जो पीए है जिनको ग्रेजुएशन में पास क्लास से स्कोर हुआ,
उनके एग्जाम में 98, 99 स्कोर होता है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय गोवा के यूथ के साथ हुआ है। ये करते करते उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी को के साथ भी अन्याय किया कि इस करप्शन को कैश फॉर जॉब करने के लिए, अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे 5 साल की, ओबीसी, एससी और एसटी का जो नौकरी है वो सिर्फ रिजर्व लिस्ट में ही मिलेगी। एक भी ओबीसी, एक भी एससी, एक भी एसटी जनरल लिस्ट में उसका नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको जॉब जनरल कैटेगरी में बेचना चाहिए। इस वजह से अन्याय ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भी है। कैश फॉर जॉब स्कैम का ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भी उन्होंने अन्याय किया है। और एक बात जो सामने आती है कि अभी तो 3 मंत्री आ गए, एक तो मुख्यमंत्री खुद आ गया, एक अभी ऑडियो जो हमारे गोवा की पीसीसी ने रिलीज किया था जिसमें एक लेडी बोल रही थी विश्वजीत का नाम, और उसके बाद विश्वजीत काफी एमएलए को प्रेशर करके स्टेटमेंट दे रहा है कि वो कोई पैसा नहीं ले रहा है। तीसरा मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है, जो श्रुति का जब फोटो निकलता है तो उसका लिंक आता है माविन गुदिने के साथ, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। चौथा लिंक आता है और एक विधायक का ऑडियो अभी लीक हुआ है, जो ऑडियो में वे विधायक अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि आपके नौकरी के लिए मैंने बाबूश मंसरात को पैसा दिया है और पैसा वो आप मुझे वापस दे दो, आपके वजह से मैंने खर्चा किया और इस मिनिस्टर को पैसा दिया आपको जॉब देने के लिए। तो पूरे 3 मंत्री तो अभी सामने आए। अभी आलोक जी ने भी बोला है कि जो महिला की मोर्चा की अध्यक्ष है नुवे कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो प्रभु गांव का जिसको अरेस्ट किया है, और उसका प्रभारी है हमारी मुख्यमंत्री की बीवी है सुलक्षणा सावंत। सो अभी मुख्यमंत्री को भी ये चीज बोलना चाहिए कि इनका पूरे इस कैश फॉर जॉब जो स्कैम है गोवा का, उसमें उसका लिंक क्या है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री के साथ होम मिनिस्टर रहेंगे पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इसके लिए जो आलोक जी ने डिमांड किया है कि उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि काफी लोग सामने आएंगे और काफी और मंत्री और सीएम ऑफिस, सीएम के जो नजदीक लोग हैं और ये मंत्री है, किसको किसको पैसा दिया, कौन कौन इसमें सामने है, ये सारी चीज सामने आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन एक न्यूट्रल तरीके से होगा। सो इस मांग को हम भी सपोर्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इशू है कि ये जो लोग सामने आए, जिसके पास लोग पैसे देके गए, लिखित आया सब कुछ, तो इनके पास ही लोग क्यों गए? उन्होंने तो दुकान नहीं खोली थी, बोर्ड तो नहीं लगाया था, एडवर्टाइजमेंट तो नहीं की थी। तो जब विश्वास बना कि इनके साथ सबके साथ लिंक है, तो ही लोग विश्वास से जाके उनको पैसा दिया। सो इसका पूर्ण जवाबदारी मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अमेंडमेंट्स लाए हैं, मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट करने के लिए पावर दिया है। तो सब मंत्री और बीजेपी के ऑफिस बेरर के साथ मुख्यमंत्री भी ना ही जिम्मेदार है, और मुख्यमंत्री इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसका फेयरनेस गोवा के लोगों को नहीं मिल सकता। इसके लिए एक न्यूट्रल एजेंसी से उनको रिक्रूटमेंट होना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में 5 लाख भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम सभी की गारंटी नहीं ले सकते। दूसरा सवाल, जिस तरह से आपने तमाम आरोप लगाए उस पर कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने लोगों के पैसे लिए गए हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको हम जेल भेजेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनको पैसा वापस दिलाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। अपने लोगों से चोरी करवाओ, चोरी करते हुए पकड़े जाएं रंगे हाथों तो कहो साहब देखो हम कितने महान हैं, अब हम पैसे भी वापस करवा रहे हैं। सावंत जी आप धन्य हैं, आपको कहना चाहिए कि हम जांच करेंगे, सबको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप अपने लोगों की जांच कैसे करेंगे? असली सवाल तो यह गृह मंत्रालय और पुलिस आपके अधीन है और आप ही के लोग कटघरे में हैं। 5 लाख कार्यकर्ता हैं, 10 लाख कार्यकर्ता हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो जिम्मेवारी कोई नवाज शरीफ तो लेंगे नहीं, जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ेगी, जांच भी आपको करानी पड़ेगी और मोदी जी को जवाब भी देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े नारे लगाते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
मोदी जी, आपके लोग तो खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। पहले यहां से कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग पूछ लो भाई। मेरा सवाल हिमाचल से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर आपके विधायक है रामकुमार चौधरी जी, उन पर यह आरोप है कि उनकी पत्नी का एक आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज ने चालान काटा और उसके बाद उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। मुरादाबाद से एक मुस्लिम फैमिली से वो आईपीएस अधिकारी है जिनके पिता का निधन हो गया था। अब ये आरोप है कि वहाँ पर कई इस तरह की चीज़ें हो रही थी जिनको रोकने की कोशिश की और फिर एक इज्जत की बात बनाकर विधायक ने उनको लंबी छुट्टी पर भिजवा दिया है। अब आप लोग मीडिया के साथ ही आईपीएस को भी हिंदू और मुसलमान में देखने लगे। कौन से परिवार से हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं, वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं। लेकिन जो आपके पास खबर है वो आधी अधूरी है। चालान तो सारा दिन दिल्ली पुलिस भी करती है, तमाम पुलिस करती हैं। चालान की वजह से ऐसा नहीं होता। और ना विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, ना उनकी पत्नी, उससे कोई संबंध नहीं है। आधिकारिक कोई स्टेटमेंट आएगा तो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने ओपनली का चैलेंज दिया है राहुल गांधी को और कहा है कि ध्यान से वो सुन ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वक्फ बिल को इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। चुनावों के बीच में इस तरीके का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, आपका इस पे क्या कहना है सर? देखिए, मेरा मानना है कि जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के चैलेंज, इस तरह के वक्तव्य, हिंदू मुसलमान, वक्फ बोर्ड, पाकिस्तान, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। कोई गाय को बचाता दिखेगा, कोई कुछ और बचाता दिखेगा, कोई हिंदुओं की रक्षा करता दिखेगा। वक्फ बोर्ड संसदीय परंपराओं के अनुसार पार्लियामेंट्री कमेटी को गया हुआ है, वहां पर उस पर डिस्कशन हो रहा है। इतना ही लागू करना था तो लागू कर देते, काहे को भेजा था फिर वहां पर? जो चीज संसदीय प्रणाली के तहत हो रही है उसको भी राजनीति में वोटों के लिए घसीट कर लाना, ये पहली सरकार है जो हर चीज पर अपना पीठ थपथपाने का काम करती है। वक्फ बोर्ड में तमाम वहां पर लोग बैठे हैं, तमाम लीगल लोग भी जाकर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसको सबको समाहित करके फिर बिल वापस संसद में आएगा, उस पर फिर चर्चा होगी। लेकिन चुनाव आते आते ये सब चीजें उनको याद आती हैं, क्योंकि 10 साल तक लगभग केंद्र में एक निकम्मी सरकार रही और 8.5 वर्षों तक महाराष्ट्र में रही। तो अब कहने को तो कुछ है नहीं। अब 50-50 खोखों की लोग ना वहां पर नारे लगाएंगे तो कुछ तो कहना पड़ेगा। सर, दिवाली खत्म हो गई आलोक जी, उसके बाद भी महंगाई के जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। महंगाई की दर लगातार बढ़ी है और कहा जा रहा है आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ेगी। देखिए, महंगाई, सरकारी आंकड़े और बेरोजगारी, ये दोनों चरम पर है। मोदी जी के तमाम पुराने भाषण हमें याद आते हैं। 2014 में आए थे वो, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज आलू, प्याज, दाल, जो तमाम छोटी चीजें घर में हम यूज करते हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके दाम 100, 150% तक बढ़ चुके हैं। रुपया डॉलर की तुलना में गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। इंपोर्ट महंगा होगा, पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, उसका सारा कैस्केडिंग इफेक्ट भी आएगा। एक तरफ बेरोजगारी की मार है, एक तरफ महंगाई की मार है। ये सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है। ये सरकार बिल्कुल भी गरीब आदमियों के लिए किस तरह से उनकी रसोई चल रही है चिंतित नहीं है। और मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में जाकर, लेकिन महंगाई का मां भी नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी जी आप ही कहते थे ना, सवाल आप ही लगाते थे। जरा महंगाई पर भी महाराष्ट्र में बोलकर दिखाइए। सर, जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है बुलडोजर एक्शन के ऊपर, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर एक्शन के ऊपर पिटीशंस लगी थी, उसमें एक
पिटीशन मेरी भी थी, जिसके ऊपर तमाम डीएम से आंकड़े मांगे गए थे। तमाम डीएम्स को पार्टी भी हमने बनाया है। दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनको इंप्लीमेंट करने में भी कार्यपालिका और विधायिका आज जिस तरह से ना नुकर कर रही हैं या उनके खिलाफ आज भी कार्रवाई हो रही है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और उसके बाद अगर एसडीएम बीडीओ नहीं मान रहे हैं, ये देश को देखना होगा कि लोकतंत्र के पिलर अगर आपस में इस तरह से टकराएंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। ऐसे अधिकारी जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को नहीं मान रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए, और जो बुलडोजर और जो लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं उनको सबको लोगों को जेल में डालना चाहिए, और तमाम ऐसे बुलडोजर जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं न्यायपालिका के खिलाफ जाकर, वो सीज होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। राजस्थान में आपकी सरकार थी, जब भी कई पेपर लीक के मामले हुए थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने कानून भी बनाया राजस्थान में, उसमें उम्र कैद हम सबसे पहले लेकर आए, लोगों को जेल में डाला, हमारे ऊपर आरोप लगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, पिछले 1 साल में राजस्थान की सरकार ने कितने पेपर लीक के घोटाले से संबंधित लोगों को अरेस्ट किया? क्या जमानत तो नहीं मिल गई उनको? जरा चेक कीजिएगा। जब जब बीजेपी आती है तो ऐसे लोग बड़े मौज में रहते हैं।